अभी थोड़ी देर पहले मुझे असरानी जी के जाने का पता चला और मन बहुत उदास हुआ क्योंकि लास्ट वीक मेरी उनसे बातचीत हुई थी। वो मेरे एक्टिंग स्कूल में आके क्लास लेना चाहते थे, मास्टर क्लास लेना चाहते थे। एंड वो ट्रैवल कर रहे थे, कह रहे थे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सूरत में थे या कहाँ थे। और बहुत सारे लोग आमतौर पे उनको एज ए ग्रेट कॉमिक एक्टर जानते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असरानी जी वॉज द टीचर एट FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बहुत ही दिग्गज कलाकारों के टीचर रह चुके हैं। ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन, वेरी जॉली ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, और बहुत दयानतदार आदमी थे, बहुत ही लार्ज हार्टेड थे, हेल्पफुल थे। मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी की हैं, उनके साथ की हैं। मन उदास हो जाता है, जाना तो होता ही है सबको, लेकिन फिल्मों में जब कोई जाता है तो उनकी जिंदगी क्रॉनिकल्ड होती है। यू सी देम इन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में, ऋषिकेश जी की फिल्मों में हमने उनको देखा है, फिर ऑफ कोर्स शोले में और बहुत सारी फिल्मों में देखा है। तो यू सी द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अ मैन गेटिंग ओल्डर, बट द स्पिरिट ऑफ असरानी जी वाज ऑलवेज यंगर, एंड I know that he will be remembered for his work, but I will remember him for the kind of person that he was. चलिए, ओम शांति। असरानी जी, thank you for making world a better place to live. Thank you for making people laugh. लाफ्टर की सख्त जरूरत होती है जिंदगी में। थैंक यू। ओम शांति। बहुत दुख हुआ, बहुत शौक लगा हम सबको। बचपन से हमने असरानी जी की पिक्चरें इतनी देखी है, और मुझे तो याद है उनकी मैंने कहीं शूटिंग देखी है पिक्चरों में, खार बैंड्रा एरिया में। मुझे कभी मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे जब भी मिलते थे किधर भी फंक्शन में, पार्टीज में या कोई भी इवेंट्स में, तो हमेशा उसमें उनकी एक एनर्जी थी, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। और मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था, और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो मैं देख रहा था, मैं पुराना इंटरव्यू देखते रहता हूँ कि मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में है। जेलर का जो किरदार उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही कमाल की, और कहीं बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो 70s 80s 90s, या अभी मैंने सुना वो 2 पिक्चर कर रहे थे, उन्होंने हर फिल्म मेकर के साथ काम किया है, फिल्में डायरेक्ट की है, और कहीं लोगों के लिए वो मास्टर भी थे, गुरुजी भी थे, एक्टिंग भी सिखाते थे पूना इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा मिस होगा, कि जिस तरह से वो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, पूरे परफेक्ट एक्टर। जिसमें कहा ना, मैंने कई फिल्मों में उनको सीरियस रोल करते भी देखा है। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये वही असरानी जी है। मुझे याद है एक पिक्चर खून पसीना, मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर थी वो। तो मुझे याद है कि इस तरह की कई ऐसे किरदार उन्होंने किए, और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे, हमेशा उनकी याद आएगी। और मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करेगी, और जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो असरानी जी को मिस करेंगे। 1 जनवरी 1940 को माननीय असरानी साहब की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई, और इसका समागम 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ। जो भी है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके परिवारजन को इस
गमन से, उनके जाने से जो दुख और कष्ट पहुंचा है, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार से, जिसे हम कहते हैं ये नश्वर शरीर है, संसार है, एक तरह की सराय है, एक तरह का एक पड़ाव है, जो भी इस पड़ाव से गुजर कर अनंत में विलीन हो जाता है, उन सब के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना ऐसे ही होती है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री असरानी साहब को। क्या यादें हैं लास्ट में? नहीं, वो बहुत कमाल के अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो मन तो व्यथित हुआ, और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश की, अभी डायरी में लिखूँगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। ये भैया, कौन किस वक्त बिछड़ जाए, इसलिए अभी ही मिल लो, और बड़े प्रेम के साथ मिलो, बड़े आत्मीयता के साथ मिलो। ये जीवन जो है ना, ये संसार एक सराय है, एक होटल है, एक अतिथि निवास है। यहाँ पे चेक इन किया है आपने तो चेक आउट करना है। ये चेक आउट किस वक्त, किसका किस अवसर पर हो जाए, इसलिए आज ही मिल लो। इससे पहले कि तुम बाद में मुझे याद करो, आज ही गले लग लो। तो अभी 20 मार्च 2023 का जो ये डायरी मेरे सामने भी रखी हुई है, 20 मार्च को जो मैं अभी लिखूँगा, वहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उनका मेरी जीवन में ये 20 मार्च को, ये देखिए NSD वहाँ पे लिखा नॉन स्टॉप धमाल, अभी लिखना ज़रूरी होगा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे इस शाम को उनके अंतिम दर्शन हो रहे होंगे। अनुज जी, आज आपने एक पोस्ट भी किया, आपने शायद 1 जनवरी को आर्टिकल भी लिखा था उनके लिए कुछ, आपने बहुत बातें उसमें लिखी है, मैं उसको पूरा पढ़ रहा था। किस तरह से अनुज जी आप याद करते हैं ऐसे कलाकार को? देखिए, मैंने जहाँ तक मेरा उनके साथ डायरेक्ट कोई एसोसिएशन है तो वो बहुत कम था। एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी जिसमें मैंने छोटा सा एक रोल किया था, लेकिन उस फिल्म के निर्माण के दौरान एक ऐसी घटना हो गई 6 अगस्त 1993 को, 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त को मुझे उनके साथ शूटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही शॉट बचा है तो आप कल का छुट्टी कर लीजिए, और उसके बाद 6 अगस्त आ गई, और 6 अगस्त को फिर एक फ़ोन कॉल ने जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि इस फ़ोन कॉल के बाद मैं एक शूटिंग पे अचानक मेरे सामने वो शूटिंग आ गई, और वो एक सीरियल की थी शूटिंग, अंताक्षरी जिसको कहते हैं, और उसकी कहानी मैं कई बार कह चुका हूँ बहरहाल अभी तो, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से असरानी साहब जुड़े हुए, मैं कभी ये भूल नहीं पाता। 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त 1993 को मैं सर के साथ शूटिंग कर रहा था, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद 6, 7, 8, 9 अगस्त को मैंने इस प्रोग्राम की शूटिंग की, अंताक्षरी की, और वहीं से जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। सो उस नए मोड़ में, जब भी नए मोड़ की सोचता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एकमात्र चमत्कार वही था कि पता नहीं कैसे ऊपर वाले को मुझ पे दया आ गई, मेहरबानी हो गई, लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। आप शूटिंग कर रहे थे? जी, 5 अगस्त को शूटिंग कर रहा था। नहीं, उन्होंने कहा कि कल बड़े दिन से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, कल आपका, परसों आप आ जाइएगा, तो एक ही शॉट बाकी बचा है सीन का, वो मैं ले लूँगा। और मैं बड़ा खुशी घर आ गया। 5 अगस्त को 1993 को उनके साथ ही शूटिंग कर रहा था। ये इस फिल्म का नाम था उड़ान, जिसे प्रोड्यूस किया था ललित कपूर और शबनम कपूर ने, डायरेक्ट कर रहे थे असरानी साहब। अनुज जी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरा संस्कार जब होगा बहुत प्राइवेट रखा जाए। कल हमें जैसे सूचना मिली, हम लोग दौड़ भाग कर रहे थे, तो हमको बड़ी मुश्किल से पता चला कि सांता क्रूज क्रिमेशन ग्राउंड में उनको ले गए, और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक उनका क्रिमेशन हो चुका था। इसके पीछे क्या भावना रही होगी अनुज जी? भावना सिर्फ यही है कि एक सेलिब्रिटी हैं, वो बहुत बड़े स्टार थे,
असरानी साहब के सामने न जाने कितने हीरो आए और न जाने कितने हीरो चले गए, जबकि मैंने उनकी 1 या 2 फिल्म देखी होगी। अभिमान देखी है, बाकी और तो ज़्यादा फिल्में मैंने काम 1-2 बार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी, वो कोई शोर शराबा नहीं चाहते थे, और दिवंगत की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना और उसका सम्मान करना, हम जो इस जगत में रह गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जो भाभी जी हैं, मंजू असरानी जी, उन्होंने इसको पूरा किया। उनके जो नियर एंड डियर वन थे, उन्होंने बड़े प्राइवेट तरीके के साथ, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनको पंचतत्व में विलीन किया। सो ये उनकी अंतिम इच्छा थी, और शायद मुझे लगता है इस अंतिम इच्छा से मेरे मन में एक विचार आया। इस अंतिम इच्छा ने मुझे एक बात के लिए प्रोत्साहित किया, मुझे एक बात के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया कि भैया, जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट करने का समय आए, और वो तिथि और वो समय अगर किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो, 15 अगस्त 26 जनवरी से जुड़ा हो, या किसी त्यौहार से जुड़ा हो, दिवाली से जुड़ा हो, होली से जुड़ा हो, ईद से जुड़ा हो, मकर संक्रांति से जुड़ा हो, 12 वफात से जुड़ा हो, क्रिसमस से जुड़ा हो, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हो, गुरु पूर्णिमा, नानक जयंती से जुड़ा हो, तो मेरा भी ये जो संस्कार है वो गुप्त रूप से किया जाए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बॉदर नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इस दुनिया पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। ना वो बोझ मैं अपने लिए चाहता हूँ, ना मेरे लोगों के लिए चाहता हूँ, ना समाज के लिए चाहता हूँ, ना देश के लिए चाहता हूँ। बोझ बन के नहीं जीना। सो लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। खुशी से तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है। गालिब का एक शेर है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शम्मा हर हाल में जलती है सहर होने तक। तो जब तक चेकआउट होने का टाइम नहीं आया, तब तक जलना अवश्य है, लेकिन जल के किसी को तकलीफ न दे। जल जाने के बाद ना अपने परिवार को, ना अपने पत्नी को, ना अपनी संतानों को, ना देश को, ना समाज को, ना दोस्तों को, ना इस समाज के लोगों को, ना अपने फैन को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, किसी पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। तो जब मेरा समय आए चेकआउट करने का, दुनिया तो सराय है, मुसाफिर खाना है, होटल है, तो चेक इन किया है तो चेकआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। या आप ये मत सोचना कि टिक जाओगे आप, ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं है आपका। बड़े बड़े लोगों ने इसको अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो कोई बना नहीं पाया है। इसलिए प्रार्थना यही करो कि दूसरों को तकलीफ दे के ना जाओ और स्वयं को तकलीफ दे के नहीं जाओ। और मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि जब समय आए और राष्ट्रीय पर्व या तिथि त्यौहार के ऊपर, वो किसी भी धर्म से संबंधित, जो भी हमारे यहाँ तो मल्टी फेथ रिलीजन है ना, हम यहाँ हिंदू सनातन भी है, हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। यही हमारे देश की जो है बहुआयामी व्यक्तित्व है हमारे देश का। तो अगर मेरी मृत्यु जब हो, जाने का समय है और वो तिथि इन त्योहारों पर पड़े, तो मुझे भी बहुत गुप्त रूप से, जिसे कहते हैं सुपुर्दे आतिश, या जिस मेरे घर वालों को जो भी कुछ मेरे इस नश्वर शरीर का करना है वो कर दिया जाए, किसी को बताया नहीं जाए। अनुज जी, आपने बहुत भावनात्मक बातें बोल दी। मैंने तो उनकी भावना जानने की कोशिश की थी। बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके संबंध में, मुझे एक बात पूछनी है अनुज जी, करोड़ों लोग जो आपके एक सेकंड फैमिली हो जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, परिवार हो जाते हैं, जो आपके फैंस होते हैं, वो तो चाहते हैं ना आपकी हर सूचना उनको मिले। आपने क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हो, आपको घूमने में क्या पसंद है, इसका सम्मान कैसे होगा कि? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक सेलिब्रिटी होने के बाद, मैं असरानी साहब के संदर्भ में बात कर रहा हूँ या दूसरे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कुछ बेसिक जानकारियाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। सेलिब्रिटी होने का मतलब है कि असरानी साहब के जितने भी प्रेमी लोग हैं, जितने चाहने वाले लोग हैं, उनको कुछ जानकारियाँ चाहिए थी, भाभी जी के सिलसिले में चाहिए थी, बच्चे कितने हैं, कहाँ हैं, ये अगर हो जाता तो ठीक था। लेकिन मैं उनकी इच्छा का
बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जो प्रेमी हैं, उनके प्रशंसक हैं। अनुज जी, आपका देश प्रेम, आपका देश के प्रति प्यार, आपका तिरंगे के प्रति सम्मान। मैं तो आपके फार्म हाउस पे भी गया हूँ, वहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं आपने। मैं चाहूँगा आप बताएं क्या लिखा है उस पत्थर पे। आपने बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। वो मेरे हृदय की भावनाएं हैं, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मैंने मराठी में लिख रहा है, मराठी में है और फिर हिंदी में उसका अनुवाद है। मनुष्य असणं हे आपले भाग्य, परंतु देशभक्त होणे हे आपला सौभाग्य। मतलब मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु देशभक्त होना सौभाग्य की बात है। बट ये सिर्फ जो मराठी, हिंदी, संस्कृत जो समझते हैं वो ही समझ पाएंगे ये भाग्य और सौभाग्य में अंतर। हर एक व्यक्ति, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करूं तो कहीं ना कहीं उन भावों से वंचित रह जाऊंगा, जो भाव जो हिंदी भाषी और मराठी भाषी और संस्कृत में जो लोग भाग्य और सौभाग्य का जो अंतर समझ सकते हैं। चलिए अनुज जी, आप और 100 साल जिए, भगवान करे आपको लंबी आयु मिले और आप ऐसे दुनिया में, देश में अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर महान कलाकार असरानी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। असरानी साहब के देहांत से एक दौर खत्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। आप उन्हें कॉमिक रोल दे दें, आप उन्हें विलनिश रोल दे दें, आप उन्हें सीरियस रोल दे दें, और बहुत सी गुजराती फिल्मों में वो एज ए हीरो भी आए, हिंदी फिल्मों में भी हीरो आए, और जो रोल भी उन्होंने किया बहुत ही कामयाबी से किया। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जब पहला कदम रखा था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1969 में, तो वहाँ हमारे वो टीचर थे, हमें मूवमेंट, इमेजिनेशन और डिक्शन की कोचिंग करवाते थे। बहुत ही गंभीर रहते थे। कभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये इतने बड़े कॉमेडियन साबित होंगे। और मेरे कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फिर मैं उनका को एक्टर था, नमक हराम में हमने साथ काम किया। उसके बाद उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया फिल्म दिल ही तो है में, और हमने शोज भी बहुत साथ किए। तो जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी, मैंने कभी किसी में नहीं देखी है। तो फुलझड़ियाँ भी छोड़ते रहते थे बीच में। एक शो था जिसमें मिठुन चक्रवर्ती को उन्हें इंट्रोड्यूस करना था, तो कहने लगे ये आ रहे हैं सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती, जिनकी पहली फिल्म थी मृग्या और जिसका प्रोड्यूसर मर गया। तो ऐसी उनकी टाइमिंग होती थी। मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि जैसे लता जी गानों के लिए पैदा हुई थी, किशोर कुमार फिल्म मेकिंग के लिए पैदा हुए थे, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे, असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे। और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की,
बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया, जिसने बहुत शानदार जिंदगी जी, जिसने हर किस्म के रोल बहुत ही खुश असलूबी से निभाए, और जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोगों को हंसाता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा, और जो एक उनका आइकॉनिक रोल है अंग्रेजों के जमाने का जेलर, वो तो अमर हो गया है, रोल अमर हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि रोल छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, कलाकार बड़ा या छोटा होता है, और उन्हें जितना भी काम मिला उनके टैलेंट के बलबूते पर मिला, उनकी कॉमिक टाइमिंग की महारत के लिए मिला, और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान थे। कभी उनके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी, कमिटमेंट के पक्के थे, और जब शोज करने जाते थे हम लोग साथ तो बहुत मनोरंजन करते थे लोगों का। बस यही कहता हूं कि असरानी साहब, आप चले तो गए हो, लेकिन जाते जाते एक शेर आपकी नजर करूंगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी में हजार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। नमस्ते, मैं एकता जैन। आज असरानी जी के बारे में सुन के बहुत ही बुरा लगा। दिवाली का शुभ त्योहार चल रहा है और उनके बारे में जो खबर आई वो थोड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। मैंने उनके साथ काम किया है और खली बली फिल्म में भी काम किया है, और वैसे भी हम उनको बहुत अच्छे से जानते थे। तो एक झटका सा लगा, एक बहुत दर्द सा हुआ, दुख हुआ। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, बिकॉज उन्होंने कई चीजें मुझे सिखाई। उनके साथ जब खली बली में भी काम कर रहे थे, कई सीन ऐसे हमारे साथ में थे कि जहां ब्रिजेंद्र काला भी हमारे साथ हैं और असरानी जी भी साथ में हैं, तो उन दोनों की कॉमिक टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट थी। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कोप अप नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि इनके साथ इस तरह ट्रीट कीजिए और मेरे साथ ऐसे ट्रीट कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और रियली वो सीन, वो पूरी जो सीरीज थी वो बहुत अच्छे से शूट हुई, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और हर सीन के पहले वो रिहर्सल करते थे कि ऐसा करना बेटा, वैसा करना। और जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे वो हमारे रजनीश दुग्गल जी के साथ हमारे सीन हो या कोई भी सीन हो, इवन एक नॉर्मल पासिंग सीन हो कि ये आकर के कुछ बोलना है, वो सीन भी एटलीस्ट रिहर्सल करते थे और बताते थे कि ये ऐसा करेंगे, तो हम मान जाते थे और हमेशा ऑन टाइम रहते थे। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आज सच में एक अजीब सा झटका सा लगा है, और सोचा नहीं था कि सडनली इस तरह से उनका जाना हो जाएगा। बट वो जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओह, यादें तो बहुत सारी है नीरज जी। आप समझ लीजिए, वैसे तो ठीक है, शुरू से हम उनके फैन रहे। उसके बाद मेरा पहला प्ले जब आसमान से गिरे खजूर पे अटके था, तब भी उनको मैंने अप्रोच किया था कुछ 17-18 साल पहले, लेकिन वो कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव था, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करते। तो फिर मेरा प्ले शुरू हुआ बाप का बाप 12 साल पहले, कॉमेडी जो जिसमें ही प्लेड माय फादर। और नीरज जी आज तक वो, मतलब इट इज रनिंग 12 साल से। आई वाज ब्लेस्ड दैट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले था, चल रहा है अभी भी मेरे शोज थे नवंबर में। तो ही प्लेड माय फादर फॉर 12 years, यू नो। तो ऑन स्टेज फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप है उसमें, प्ले में बाप का बाप नाम है उसका, तो आप समझ लीजिए। और वो प्ले करते करते यू नो एक फादरली फिगर हो गए। हमारी कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी और प्यार भी करते थे, सिखाते भी थे। और बहुत, मतलब मैं 84 के अब थे वो, तो व्हेन वी स्टार्टेड ही वाज आई थिंक अराउंड 72। आप समझ लीजिए 72 में व्हेन ही स्टार्टेड ऑल्सो ही वाज फुल ऑफ एनर्जी। और अभी तक के लास्ट शो में जो हमने किया है गांधी धाम में,
उनके अंदर की एनर्जी कुछ 1% भी कम नहीं हुई। मैं कई बार डरता था। मैं, पद्मिनी जी भी हैं, पद्मिनी कोल्हापुर है हमारे प्ले में, चित्राशी, हम लोग कई बार सोचते थे कि यार अब मतलब दिन में 2-2 शो किए हैं मैंने दिल्ली में, 2 बार अभी भी कमानी में हम लोगों का शो था लास्ट ईयर, 2 शो किए। उनमें ना एक आई मेट अ मैन हु एक्चुअली वाज लिविंग, एक जिंदा आदमी। मैंने मरे हुए कई जिंदा लोग देखे हैं, बट वो एक जिंदा आदमी थे। 84 तक, लास्ट अभी 5 दिन पहले तक ये वो शूटिंग। हाँ जी, गांधीधाम में था, गुजरात में। और जब भी वो स्टेज में जाने के पहले तक हम क्योंकि देखते थे, क्योंकि एज तो थी ना, तो थोड़ा मैं भी डरा रहता था कैसा होगा। बट एक बार ही इज ऑन स्टेज। हाँ जी, ये हमारा हुआ था फरवरी मार्च में। उसके बाद ही गॉट वेरी बिजी विथ हिज फिल्म्स, तो मैं भी मेरी फिल्में कर रहा था, तो मैं भी बिजी था। तो अब मैं पिछले 4 महीने से उनकी डेट ले रहा था, लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी क्योंकि प्रियदर्शन जी की फिल्म कर रहे थे वो। तो पहली फिल्म खत्म की उन्होंने, तो पूरा 3 महीने, आई थिंक 2-2.5 महीने, 3 महीने जयपुर में थे। फिर जब ये डेट लेने लगे तो फिर से उनकी प्रियदर्शन जी की फिल्म दूसरी शुरू हो गई, मेरे ख्याल से कोई अभी जो हैवान या कुछ हो रही है। तो फिर वो डेटों का चक्कर चल रहा था। अभी तक आप मानिए डेट उनसे लेके मैंने जयपुर वालों को ओके किया फॉर नवंबर। 5-6 दिन पहले मुझे उनके मैनेजर का फोन आया कि थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज ही इज लिटिल अनवेल, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। तो मतलब ये अंदर की बात थी, उन्होंने बोला किसी को बता नहीं रहे। बट प्रियदर्शन जी की भी 2-3 दिन की शूटिंग हम लोग कैंसिल किए। देखिए क्या है कि वो है तो फनी आदमी है, वो तो सबको ही पता है, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल की सब कुछ होने के बाद थोड़े से वो रिजर्व हो गए थे। जब तक वो किसी को बहुत अच्छे से जानते नहीं है, वो ज्यादा एंटरटेन तब तक नहीं करते थे। बट अगर उनको पता लग गया ये है ये, तो ही वॉज लाइक ही यूज्ड टू मेक देम फील कंफर्टेबल इन अ मिनट। इतनी कहानियां थी उनके पास, इतनी एनर्जी। मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उनको मैंने कभी, जैसे हम लोग बाहर शोज करने जाते थे, बंबई के बाहर, कहीं भी, अब्रॉड हो या इंडिया में हो, तो क्या होता है, सुबह नाश्ते के लिए होटल के नीचे आते जब हम, कभी भी मैंने उनको 1% कम नहीं देखा। बिकॉज ऐसा होता ना, कभी हम निक्कर में चले गए हैं, कभी हम, वो सुबह 8 बजे भी अगर नीचे उतरता था, पूरा रेडी एक आदमी, मतलब पता लगता कोई स्टार आया है। एकदम बाल कंगे किए हुए, चमकीली शर्ट, नीचे शूज, और एकदम प्रॉपरली थोड़ा बहुत हल्का सा वो लगा लेते थे यहाँ मेकअप, क्योंकि उनका जो भी उनका रेडी होने का तरीका था। हमने उनको कभी, यहाँ आते थे, रिहर्सल हमारी रीडिंग होती थी, तो वो अपना कॉफी साथ में लेके आ रहे, एक प्रोफेशनल आदमी। आपको पता है कई बार 6-6 महीने के गैप हो जाते थे ना शोज में, तो हम लोग, मैं, पद्मिनी, हम लोग, चलो मैं, बिकॉज आई एम द राइटर ऑल्सो, मुझे सारी लाइनें याद रहती, लेकिन वो लोग बोलते अरे यार फिर से रीडिंग कर। इनको बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये जिस दिन फ्री है उस दिन बैठ के ये अपना प्ले का रिहर्सल करते रहते थे, चाहे शो हो ही ना हो। इतना प्रोफेशनल आदमी। अगर कोई नई लाइन लिख दी या कोई चीज नया लिखा, तो वो पूछते थे कि नहीं ये तुम बताओ करके कैसे करते हो, क्या लिखा तुमने, क्या सोचा। मेरे जैसे एक नए राइटर डायरेक्टर के साथ उन्होंने इतना मुझे हाइप किया, मेरे मोराल को, मेरे उसको, नहीं अरे तुम बताओ कैसा है। तो अगर मैं बोला सर आपको, मैं नहीं तुम बताओ, मैं तो वैसा करूंगा, तो फिर उनको अगर मैं 10% बोलता था तो उसको वो 100 बना देते थे। एज अ पर्सन ही वॉज अ वंडरफुल मैन, एंड वी शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ, 1 जनवरी। बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी हमारे में। आई फाइंड आई फाउंड माई डैड एक्चुअली एक्सपायर्ड ड्यूरिंग कोविड। अब मैं जा नहीं पाया असम, तो यहाँ पे ये इनको ही फादरली फिगर मानते थे हम। अभी कल भी इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मैं फिर से नहीं जा पाया, क्योंकि वो बात ही पता लगी तब, जब तक फाइनल। तो कल से तो मैं एक अलग ही सदमे में हूं, बट आई हैव, इट्स माय पर्सनल लॉस। कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? रोज उनको याद करूंगा, उनकी चीजें जो उन्होंने सिखाई, जो बताई। एज एन एक्टर सर, मैं आपको बताऊंगा, कमानी में लास्ट ईयर हमारे 2 शोज जब थे, उनकी वाइफ वाज इन द आईसीयू। रिहर्सल करने तक वो नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज आईसीयू में, और उनकी फैमिली में और कोई था नहीं। एक दिन लास्ट डे वो आए, जिस दिन जाने के पहले तक वो बोलते रहे कि बस प्रार्थना करो सब ठीक रहे। सैटरडे संडे हमारे 2 शोज थे। वो गए बिकॉज ही वॉज कमिटेड,
और सैटरडे का शो वाज रॉकिंग। जब तक उनका शो शुरू नहीं हुआ, ही वाज इन अ डिफरेंट मूड। शो, वो स्टेज में फर्स्ट एंट्री उनकी होती है और वो आते हैं सीधा, अरे कहाँ रख दी मेरी खांसी की दवा, यहां से शुरू होता है उनका, और उसके बाद वो एंड तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस आदमी का क्या ट्रॉमा होगा इस वक्त। सेकेंड डे ऑल्सो ही परफॉर्म। थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की फ्लाइट लेके यहाँ आए, 8 बजे पहुंचे, सीधा गए हॉस्पिटल। वहां जाके उनकी वाइफ का बाईपास सर्जरी या वो क्या बोलते पेस मेकर लगना था। आप सोचिए एक आदमी इतना प्रोफेशनल क्या क्या सिखा के गया होगा, नॉट जस्ट टू मी, पूरी टीम। आई मीन इवन पद्मिनी जी यूज्ड टू से कि यार ऐसा रोज सुबह उनका नियम, मतलब वो डिसिप्लिन्ड आदमी, कुछ भी हो जाए इधर का उधर, उनकी लाइनें नहीं भूलेंगे। वो रोज जाना है, वॉक में तो जाना है, जैसा काम करना है वैसा ही करना है। दैट इज व्हाई ही वाज असरानी एंड दैट इज व्हाई ही सस्टेन्ड फॉर सो मेनी इयर्स। आप सोचिए कब से आए वो गुड्डी, हम लोग पैदा हुए होंगे या पैदा भी नहीं हुए थे, और क्या क्या किया उन्होंने। मतलब मैं एज एन एक्टर, एज अ पर्सन बहुत सीखा उनसे मैंने, और कल से जितने फ्लैशेस आ रहे हैं मुझे, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। चलिए नवीन जी, आपकी तरह हम सब भी उनके फैन हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस इतना कहूंगा कि अब अंग्रेजों के जमाने का जेलर नहीं रहा।